हेलो, वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं BBCCT 117 दैट इज़ जीन ऑर्गेनाइजेशन, रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज यूनिट 1 ब्लॉक 1 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ DNA। सबसे पहले इसमें हमारा आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA। इस चैप्टर के मैंने सारे नोट्स यहाँ पे बना दिए हैं। इन नोट्स में जितने मार्क्स का हमारा चैप्टर आता है उतने ही मार्क्स के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उतने ही पॉइंट्स हैं। 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स के पॉइंट्स, 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स के पॉइंट्स। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आता है, आप बस इतना ही लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसको अगर आप समझ लेते हो आपको बनाना ईजी होगा। इसके अलावा जितना मैंने इस नोट्स में लिखा है और जो बनाया है वीडियो में, इसके अलावा कोई टॉपिक भी अगर आपको डीप में बहुत ज़्यादा समझना है उसका पूरा प्रोसेस, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगी। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA से। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA है। सबसे अगर मैं बेसिक बताऊँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अगर बस एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA है जो जैसा हमने 11th-12th में पढ़ा था, फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज शुगर एंड हमारा नाइट्रोजनस बेस, बस वही एक चेन में बनते जा रहे हैं, दैट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA। वही अगर हमारा डबल स्ट्रैंडेड DNA है, दो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ज्वाइन हो रहे हैं एंटी पैरेलल पोजीशन में, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, दिस डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इज द secondary structure of DNA. So the definition is a single strand of DNA with its sugar phosphate backbone linked with strong phosphodiester bonds making a polynucleotide arrangement is the primary structure of DNA. Okay, शुगर फॉस्फेट की हमारी बैकबोन है जो कि स्ट्रॉन्ग फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक्ड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट बना रहा है पूरा लंबा, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA। जो हमारा कार्बन 5 होगा न्यूक्लियोटाइड का, it has a free phosphate group that can combine with a hydroxyl of C3 and this end is called the 5' end. C3 of nucleotide has a free OH group. C5 न्यूक्लियोटाइड का जो है उस पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप है। ये अगर मैं आपको डायग्राम में समझाऊं, जैसा बुक में आप देख सकते हो, तो आपको इजीली अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ये हमारा बेस है शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप। शुगर का द 4th कार्बन, 5th कार्बन, जो यहाँ पे 5th कार्बन है इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। सही हमने उसमें लिखा है कि C5 ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैज़ अ फ्री फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप अटैच है C5 पे। ये किसके साथ कंबाइन करता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच होगा C3 के साथ। C3 जो यहाँ पे हमारा C3 है, इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है OH। वो OH के साथ ये C5 अटैच जब करता है नीचे वाले का, इसका C5 विथ फ्री फॉस्फेट ग्रुप, और ऊपर वाले स्ट्रक्चर का C3 विद द फ्री OH ग्रुप, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो एक चेन कंटिन्यू होती जाती है और इस एंड को हम कहते हैं 5' एंड। ऐसे ही जो हमारा नीचे होगा जहाँ पे फ्री C3 पे फ्री OH ग्रुप है और वो ऊपर वाले हमारे न्यूक्लियोटाइड के C5 से फॉस्फेट से अटैच्ड है, फॉस्फेट रेसिड्यू से अटैच है, दिस एंड इज़ द 3' एंड। यहाँ पे 3' एंड है और ये 5' एंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे C5 पे फॉस्फेट अटैच्ड है, दैट इज़ फ्री, एंड यहाँ पे 3' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, दैट इज़ फ्री। दिस इज़ 5' एंड दिस इज़ 3' एंड। हमें याद रखना है 5' एंड पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है एट द C5, 3' एंड पे फ्री OH ग्रुप होता है एट C3। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA। अ डबल स्ट्रैंडेड DNA कंपोज्ड ऑफ 2 सिंगल स्ट्रैंड्स, डबल स्ट्रैंड DNA composed of 2 single strands running in an anti-parallel or opposite arrangement with interaction between the complementary bases in the secondary structure of DNA. 5' 3', 3' 5' opposite direction anti-parallel arrangement है। इनके बीच में जो bases होते हैं उनमें इंटरेक्शन होता है, डेट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन दैम। बेस इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दे आर वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं, सो दिस enables the bonds to be broken easily
फॉर द स्ट्रैंड टू सेपरेट, हम इजीली स्ट्रैंड को सेपरेट कर सकते हैं। स्ट्रैंड को सेपरेट क्यों करना है? फॉर मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए सेपरेशन जब हो पाएगा, जब ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इंटरेक्शंस जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जब ये ब्रेक हो जाएंगे तभी हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं, जिससे हम रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा की फीचर्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक। 11th-12th में ये भी हमने पढ़ा था। 10 पॉइंट्स हैं, 5 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स ये आ सकता है हमारा। सारे पॉइंट्स हमें पहले से पता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर के की फीचर्स क्या हैं? 2 हेलिकल चेन्स होंगी, हेलिकल राउंडेड, ईच कॉइल्ड राउंड द सेम एक्सिस। एक एक्सिस है, उसके राउंड ही हमारे 2 हेलिकल चेन्स कॉइल्ड होंगे, मुड़े हुए होंगे, जैसा कि स्प्रिंग। Each chain consists of phosphodiester group joining deoxyribose residues with 3', 5' linkages. Phosphodiester group है, deoxyribose शुगर से अटैच्ड है और बेस पेयर रेसिड्यूज हैं, 3', 5' लिंकेज है उसके बीच में। 2 chains are related by a dyad perpendicular to fiber axis. दोनों चेन्स एक डायड से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, जो कि फाइबर एक्सिस जो मिडल की एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर है। Both chains follow right-handed helices but run in opposite direction. दोनों ही जो चेन्स हैं हमारी राइट हैंडेड हेलिसेस, मतलब राइट हैंड अगर इस तरह से हम टर्न करते हैं तो उस वे में वो टर्न्ड है, दोनों ही, ये इस तरह से राइट हैंड और ये वाली इस तरह से राइट हैंड, बट रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इधर जाएगी तो दूसरी वाली इधर जाएगी। इन ईच चेंज बेसिस आर ऑन इनसाइड एंड, इतना हमें पता है, बेस हमारे अंदर होते हैं और जो फोस्फेट है ये आउटसाइड होते हैं, बाहर होते हैं फोस्फेट ग्रुप, जो कि डीएनए की बैकबोन फॉर्म कर रहा होता है। शुगर रफली परपेंडिकुलर होती है टू द अटैच्ड बेस। अगर ये शुगर है हमारा तो परपेंडिकुलर, बिल्कुल उससे परपेंडिकुलर होगा। देयर इज अ रेसिड्यू ऑन ईच चेन एवरी 3 to 4 एंगस्ट्रॉम इन द जेड डायरेक्शन। बेस पेयर के, 2 बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, दैट इज 3 to 4 एंगस्ट्रॉम। स्ट्रक्चर रिपीट्स, पिच की लेंथ कितनी है हमारी, यहाँ पे बता रहे हैं 34 एंगस्ट्रॉम। 10 बेस पेयर्स होते हैं, सॉरी, एक बार अगर हमारा जो टर्न आता है, पिच का जो साइज़ है वो जब रिपीट होगा, उस एक पिच का साइज़ है हमारा 34 एंगस्ट्रॉम, जिसमें 10 रेसिड्यूज, 10 बेस पेयर्स होते हैं, जिसको हम 3.4 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। The 2 chains are held together by purine and pyrimidine bases. पायरिमिडीन और प्यूरिन 2 अलग कैटेगरी के बेसिस होते हैं हमारी। प्यूरिन पेयर करता है पायरिमिडीन के साथ, स्पेसिफिक बॉन्ड्स होते हैं, जैसे एडेनिन पेयर्स विथ थायमीन डबल बॉन्ड से और साइटोसिन पेयर्स विथ ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से। ये चीज़ें हमें, जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ये हमें इसमें लिख देनी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ डीएनए। 3 to 5 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है टॉपिक। ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म, 3 टाइप्स ऑफ डीएनए हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ डीएनए। ए फॉर्म ऑफ डीएनए, द ए फॉर्म ऑफ डीएनए एग्जिस्ट इन डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस, जहाँ पानी थोड़ा सा कम मिलेगा, डिहाइड्रेटिंग कंडीशन होगी, वहाँ हमें ए फॉर्म ऑफ डीएनए मिलेगा। इसको ए फॉर्म ऑफ डीएनए इसलिए कहते हैं एज इट वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट। हैज़ अ हेलिकल विथ कितनी है इसकी, 23 एंगस्ट्रॉम। हेलिक्स की पिच है 28.2 एंगस्ट्रॉम। बेस पेयर्स पर टर्न आर 11, एक टर्न जब होगा उसमें बेस पेयर्स होंगे 11। राइज जो है हमारे हेलिक्स का, दैट इज़ 2.3 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आता है हमारा बी फॉर्म ऑफ डीएनए। बी फॉर्म ऑफ डीएनए एक्सिस्ट इन हाइड्रेटिंग कंडीशंस सच एज दोस प्रेजेंट इन आर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जहाँ पे हाइड्रेटिंग कंडीशंस होती हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, वहाँ पे बी फॉर्म मिलेगा। डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस है, ए फॉर्म मिलेगा। विथ है इसकी 20 एंगस्ट्रॉम, राइस है इसका 3.32 एंगस्ट्रॉम, पिच है 33.2 एंगस्ट्रॉम, बेस पेयर पर टर्न है 10.5 एंगस्ट्रॉम। डिफरेंस बिटवीन बेस पेयर्स है इसका 3.4 एंगस्ट्रॉम। बेस पेयर पर टर्न ए फॉर्म का हमें नहीं पता है, उसमें अगर हम बस ये 4 पॉइंट्स लिख देंगे विल बी गुड। इसमें हमें एक्स्ट्रा चीज़ें पता है तो हम इसमें लिख देंगे, छोटे से थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं। डिफरेंस बस हमें ध्यान रखना है किसका, हेलिक्स विथ 23 एंगस्ट्रॉम है ए फॉर्म का, हेलिक्स विथ 20 एंगस्ट्रॉम है बी फॉर्म का। ऐसा ही हमें जेड फॉर्म का याद रखना है। सो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, और सम पीपल से जी फॉर्म ऑफ डीएनए, जो भी आप कहना चाहो।
इसमें है इट इज़ ऑब्जर्व इन सीक्वेंसेस, ये हमें कहाँ मिलेगा, ऐसे सीक्वेंसेस जहाँ पे ऑल्टरनेटिंग रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे सच एज GC n टाइम्स, ग्वानिन एंड साइटोसिन के n टाइम्स रिपीट्स। ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें G और C के रिपीट्स मिलेंगे, DNA का हमारा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हमें GC, C, G यही बार बार हमें बेस सीक्वेंस रिपीट मिलेंगे, वहाँ पर हमें Z फॉर्म सबसे ज़्यादा मिलेगा। दिस इज़ ऑल्सो सीन इन आवर जीनोम, हमारे जीनोम में मिलता है, स्पेशली इन द टीलोमेरिक रीजन्स दैट आर नोन टू कंटेन GC रिपीट्स। अब ये GC रिपीट सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलते हैं, हमारे जीनोम में टीलोमेरिक रीजन में। क्रोमोसोम है, उसका जो टर्मिनल एरिया रीजन होता है दैट इज़ द टीलोमियर, वहाँ पे GC बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा जहाँ पे GC हमें मिल रहे हैं। This structure is not formed symmetrically, thus the name Z for its zigzag nature. Zigzag nature होता है इसका, पर्टिकुलर ये हमें ऐसा नहीं मिलता, हमें ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा मिलेगा, समथिंग लाइक अ zigzag। बुक में आपको इसका फिगर मिलेगा, उसमें आपको इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। सिमेट्रिकल नहीं होता, इसलिए इसका नाम पड़ा है zigzag नेचर। ए सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, बी उसके बाद, दैट्स वाई बी, देन जेड फॉर zigzag नेचर। इसकी विथ है 18 एंगस्ट्रॉम, राइज 3.8 एंगस्ट्रॉम, पिच 45.6 एंगस्ट्रॉम, बेस पेयर पर टर्न 12, डिफरेंस बिटवीन बेसिस दैट इज 3.8 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ DNA भी होता है, दैट इज द G क्वाड्रुप्लेक्स फॉर्म। इसमें क्या होता है, G क्वाड्रुप्लेक्स फॉर्म में it exists where there is an enrichment of guanine nucleotide in the genome। सिर्फ guanine G रिपीट जहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा न्यूक्लियोटाइड में, वहाँ पे हमें G क्वाड्रुप्लेक्स फॉर्म मिलेगी। टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द DNA strands telomeres are present that are rich in G। जो मैं आपको बता रही थी, टीलोमेयर्स जो हमारे हैं क्रोमोसोम के एंड पे, DNA स्ट्रैंड में सॉरी, वहाँ पे G बहुत ज़्यादा होता है ग्वानिन, तो वहाँ पे क्या होता है, G दूसरे स्ट्रैंड में भी होगा G, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते जाते हैं G and G। इनके स्टैक होने के बाद एक इधर भी और इधर भी एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें यहाँ पर भी ग्वानिन है, बीच में एक प्लेट होगी जहाँ पर G ऐसे प्रेजेंट होंगे, और बीच में एक मेटल आयन प्रेजेंट होता है। जब वो एक के ऊपर, ये एक प्लेट एक है, उसके ऊपर एक और प्लेट है, फिर उसके ऊपर एक और प्लेट है, दैट इज़ द G क्वाड्रुप्लेक्स फॉर्म। टीलोमेयर्स ऑफन टेक अप द G क्वाड्रेट स्ट्रक्चर इन विच 4 G's फॉर्म अ टेट्राड, जैसा मैंने यहाँ बताया 4G फॉर्म अ टेट्राड, आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, विथ मेटल आयन्स होल्डिंग दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर टुगेदर। बीच में एक मेटल आयन होगा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो ये आता है बनता है, उसको साथ में होल्ड करके बाइंड करके रखता है, दैट इज़ द G क्वाड्रुप्लेक्स फॉर्म। देन आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डीनेचरेशन। 1 मार्क्स की हमारी ये डेफिनेशन आ जाती है डीनेचरेशन और मेल्टिंग टेम्परेचर की। नेक्स्ट यूनिट 2 में हमें यह देखने को मिलेगी। Denaturation is the property of conversion of double-stranded DNA to single-stranded DNA upon exposure to higher temperature is known as denaturation। डबल स्ट्रैंडेड DNA को सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर देके, तो जब हाई टेम्परेचर दिया, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो गया, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द डीनेचरेशन ऑफ DNA। और जब हम इसी डीनेचर्ड DNA जो सिंगल स्ट्रैंड है, इसको वापस से प्रोसेस करके डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड द रीनेचरेशन ऑफ DNA। जो टेम्परेचर हम इसमें यूज़ करेंगे फॉर डीनेचरेशन, दैट इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द dsDNA is converted to single stranded DNA।
हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया। अब इसमें ये डबल स्ट्रैंडेड है यहाँ से यहाँ तक, ये हमने अलग कर दिया तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। यहाँ से यहाँ तक जब हमने जो टेम्परेचर दिया है, यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस होने तक जो टेम्परेचर हमारा आया था, जब ये हाफ प्रोसेस कंप्लीट हो गई है कि आधा डीएनए मेल्ट हो चुका है, आई मीन डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो गया है, दिस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये स्टेज आ जाती है जब वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है आधा, दैट इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग टेम्परेचर। इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। असाइनमेंट के क्वेश्चंस जितने भी इसके हैं आई विल डिस्कस इट इन अदर वीडियो। कोई भी टॉपिक है, कुछ भी है, अगर डिटेल में समझना है तो वो कमेंट में बता सकते हो। मैं अगली वीडियो में पर्टिकुलर उस टॉपिक को अच्छे से एलैबोरेट करके बता दूँगी। ओके, थैंक यू।